स्वामी हृदयराम जी की प्रेरणा से और साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के आशीर्वाद से ये पिछले 2004 से लगातार ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हम लोग 10वीं कक्षा के बच्चे और 12वीं कक्षा के बच्चे, जिनकी पहले 75% आती थी, उन्हें सम्मानित करते थे। क्योंकि इस बार बच्चों की परसेंटेज काफ़ी बढ़ गई, तो इस वर्ष हम लोगों ने बैठ के जो तय किया कि 80% से ज़्यादा आने वाले बच्चों को हम लोग सम्मानित करें। और इस सम्मान को आज 34वां ये सम्मान समारोह है। इस 34वें समारोह में हमारे मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और निश्चित रूप से हम लोगों को आगे प्रेरणा देने वाले महेश तेजवानी जी, जो साईं बाबा मंदिर के ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, और निश्चित रूप से मेरे पीछे हमेशा एक प्रतिबिंब के रूप से खड़े होकर मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में आपका विशेष सहयोग रहा है। और इस कार्यक्रम के अंदर हमेशा पीछे रहते हुए हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करने वाले महेश तेजवानी जी, आप ही के साथ में हमारे बड़े दादा रामचंद्र गुलाबानी जी, जो कि साईं बाबा मंदिर से ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और उद्योगपति हैं। और निश्चित रूप से आपका भी आशीर्वाद हमें हमेशा प्रेम के साथ में मिलता है। और उनको, बच्चों को यहाँ पर सम्मानित करते हुए उनको स्वयं बहुत खुशी होती है। हमारे इस कार्यक्रम के अंदर आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए, विनीत लोहिया जी, जो रेलवे से अधिकारी के रूप में रिटायर हुए। विनीत लोहिया साहब वरिष्ठ पत्रकार व लेखक गिरधर तेजवानी जी, निश्चित रूप से अध्ययन की दृष्टिकोण से भी आप सोच सकते हैं, तो उनका अध्ययन अपने जीवन के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने अध्ययन कर अपने जीवन को आगे चलाया है। गिरधर तेजवानी जी, महेंद्र कुमार तीर्थानी जी, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं भारतीय सिंधु सभा के अंदर, वो आज हमारे साथ इस मंच के ऊपर मौजूद हैं। दिशा कृष्णानी जी भी आएंगी इस कार्यक्रम के बीच के अंदर, वो भी महिला लेडीज क्लब के अंदर अभी अपना योगदान दे रही हैं। और इस सारी परिकल्पना को बोलने की दृष्टिकोण से मेरा नाम लेके कहने वाले कि भाई कौन प्रकाश जी की परिकल्पना है, परिकल्पना मेरी नहीं, ये परिकल्पना हरिचंदानी जी की है। जब न्यूज़ चैनल चालू किया था उस समय आपने ये प्रस्ताव रखा कि ये बच्चे जो 10वीं कक्षा के अंदर 12वीं कक्षा के अंदर आते हैं, इन्हें यदि निश्चित रूप से सम्मानित किया जाए तो ये बच्चे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। इसलिए इन बच्चों को अपने को सम्मानित करना चाहिए। तो महेश जी और स्वामी समूह ने मिलकर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस वक्त एक संस्था और हम लोगों के साथ में जुड़ी हुई है, पंडित आत्माराम जी जन्म शताब्दी जयंती समारोह समिति हम लोगों के साथ में जुड़ी हुई है। उस समारोह समिति, क्योंकि पंडित आत्माराम जी व्यास जी के परिवार के अंदर मेरा लालन पालन उस परिवार में हुआ, तो निश्चित रूप से उस वजह से उनकी जन्म शताब्दी और इस समय के अंदर आ रही है, तो उनका इस कार्यक्रम में जुड़ना निश्चित रूप से लाजमी था। इस वक्त वो संस्था भी हम लोगों के साथ में जुड़ी है। आज इस सामाजिक दृष्टिकोण से हम लोगों के साथ में IT बम्बानी साहब हम लोगों के साथ में जयपुर से स्पेशली इस कार्यक्रम के अंदर पधारे हैं। रमेश तिलवानी जी, जो कि RCB से रिटायर हुए हैं, वो हमारे साथ में इस कार्यक्रम के अंदर है। वाधवानी साहब, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मैनेजर के पद से रिटायर होने के बाद में आज हम लोगों के इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों के साथ हैं। और प्रभु ठारानी जी, जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से और सुधार सभा के मुख्य वर्किंग के अंदर जुड़ने के साथ साथ सबको आशीर्वाद देने के अंदर हमेशा रहते थे। और अजमेर की कई जो संस्थाएं हैं, जो एजुकेशन संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को संचालित कर रहे हैं। उसके अलावा सेवा के कामों में हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाने वाले प्रभु ठारानी। साथियों, मैं आपके साथ में 4-5 चीजें शेयर करूंगा, उसके बाद वक्ता है वो वक्ता अपनी अपनी बात को रखेंगे। मैं वो बातें करूंगा जो आप लोगों से छूती हो, आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में समझ में आती हो कि किस तरीके की कोई चीज के ऊपर हम लोगों ने कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का जो हमारा मूल मकसद था, क्योंकि मैं स्वामी हृदयराम जी का शिष्य हूँ। स्वामी जी के पुष्कर प्रसाद में एक शब्द रहते थे,
बूढ़ा, बच्चा और बीमार, बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर की याद। बूढ़ा, बच्चा और बीमार है परमेश्वर की याद। करें भावना से सेवा उनकी, करें भावना से सेवा उनकी, पाएंगे लोक परलोक में सुख पाए। इस ध्येय को लेकर, स्वामी जी के इस सिद्धांत को लेकर निश्चित रूप से हम लोगों ने वृद्धजनों के लिए भी कार्य किए हैं, संस्था लगातार कार्य कर रही है। बीमार के लिए भी जो होती है व्यवस्थाएं होती हैं, परंतु निश्चित रूप से जो आने वाला भविष्य है, स्वामी जी हमेशा कहा करते थे जो आने वाला भविष्य है, आने वाला भारत है, वो किन के अंदर है? वो आने वाला भारत इन बच्चों के अंदर है, जो बच्चे इस सारी सब चीजों को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले। वो कहते हैं मैं रहूं ना रहूं, तुम आगे बात करने वाले रहो ना रहो, परंतु ये बच्चे जो है आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और वर्किंग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनको आगे बढ़ाने के अंदर हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। इस अग्रसर रखते हुए इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में जो हमारे मन में कई सारी बातें हैं कि वो बच्चा जो 80% से ज्यादा लेकर आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं एक सम्मान का मंच मिले, उन्हें सम्मानित हो, उनकी कहीं ना कहीं जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं लोगों के सामने आए। उससे जो बच्चे नहीं परसेंटेज लेके आ पा रहे हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले कि कई सारे बच्चे हैं जो 80% से ज्यादा रहे। कल क्योंकि अखबार में फोटो आएगी, अभी लाइव के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन सारी चीजों को भी आपको समझना पड़ेगा। उन सम्मानित होने के अंदर आने वाली पीढ़ी के लिए यूट्यूब और फेसबुक की दुनिया स्तरीय नियम जो जीवन जन्मांतर तक उस जगह पे रहने वाली है, वो आगे आने वाली पीढ़ी के ऊपर भी वो सब चीजें जाने वाली है। आगे बढ़ने के लिए हम लोग राह दिखाने का काम निश्चित रूप से स्वामी समूह और साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट लगातार करता आया है। दूसरी चीज, एक बच्चा है, क्योंकि 10th क्लास के बच्चे भी बढ़कर 11वीं क्लास के अंदर आए हैं, तो इनके साथ में 3 सब्जेक्ट इनके सामने चुनौती के रूप में रहे। एक साइंस रहा, एक कॉमर्स रहा, एक आर्ट्स रहा। कई सारे बच्चे कॉमर्स लेना चाहते होंगे, परंतु उनकी कुछ परसेंटेज जिस जगह एडमिशन लेना चाहते होंगे वहाँ पे उनको दिक्कत आती होगी, इसलिए उनको आर्ट्स लेनी पड़ी हो। कुछ बच्चे साइंस लेना चाहते हो, परंतु उनके जो साइंस में जिस तरीके के नंबर चाहिए थे उस तरीके के नंबर ना आए हो, तो उन्हें साइंस ना मिली हो। कई सारे बच्चे इन अनुभवों के अंदर हमने जो प्राप्त किया उन सब चीज़ों के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसको लक्ष्य प्राप्ति, मतलब उस सब चीज़ों को करने के बाद यदि उसने सब्जेक्ट तो तय कर लिया, अब यहाँ पे जहाँ बच्चे बैठे हैं उन्होंने करीबन सब जनों ने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स का सब्जेक्ट ले लिया। अब लेने के बाद उन्हें क्या करना है और किस तरीके से उनको आगे जगह मिलने वाली है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बातचीत करेंगे। दूसरा चीज, यदि आप उसके बाद आपका लक्ष्य है, क्योंकि अब आप 11th क्लास के अंदर आ गए, तो आपका लक्ष्य निर्धारित होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब आपको डॉक्टर बनना है तो आपके मन में सोचना है, यदि आपने साइंस ली है तो आपको डॉक्टर बनना है, तो अभी आपको तय करना है। यदि आपने साइंस ली है तो आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको तय करना है। यदि आपको MSc करनी है और टीचिंग जॉब के अंदर जाना है, चाहे लेक्चरर के रूप में, चाहे प्रिंसिपल के रूप में, या टीचिंग के रूप में, किसी भी तरीके से, या कोई साइंटिस्ट के रूप में आपको आगे बढ़ना है, तो साइंस में आपको कहीं ना कहीं निर्धारित कर अभी से उस लक्ष्य के ऊपर के आसपास अपने को केंद्र बिंदु बनानी पड़ेगी। उससे आपका जो यदि गोल बड़ा होगा तो निश्चित रूप से आपको काम करने में आसानी होगी। जो बच्चे कॉमर्स लिए उन्हें CA भी बनना होगा, कई लोगों को CS करनी होगी, कई MBA करना चाहते होंगे, कई BBA करना चाहते होंगे, कई मार्केटिंग के वर्किंग के अंदर जाना चाहते होंगे, कुछ उस सब्जेक्ट के अंदर भी टीचर बनना चाहते होंगे, या कहीं ना कहीं व्याख्याता बनना चाहते होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको भी उन सब चीज़ों के हिसाब से सोचना होगा। जिन बच्चों ने आर्ट्स ली है उन्हें IAS बनना है, IPS बनना है। आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं स्पेशलिटी जुड़कर उन सब चीज़ों के अंदर जानी। आर्ट के कोई सब्जेक्ट के अंदर वो कंप्यूटर से संबंधित भी हो सकती है और नॉन कंप्यूटर भी हो सकती है। उन सब चीज़ों के ऊपर करने के हिसाब से लेक्चरर बनना है, वकील बनना है, कहीं ना कहीं बिजनेस करना है। परंतु ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ चीज उन्हीं सब चीज़ों के अंदर करनी है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि साइंस वाला IAS नहीं बन सकता है, ये मन में ना सोचें। यदि आपने साइंस ले ली और साइंस की अजमेर की जो भी कलेक्टर है वो बेसिकली डॉक्टर है, उन्हें डॉक्टर बनने के बाद उन्हें कलेक्टर वाली चूजिंग के अंदर गई और उस प्रकार की सेवाओं के अंदर गई। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं बन सकते। किसी भी सब्जेक्ट में रहते हुए आप किसी भी जगह जा सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं लक्ष्य को आसपास लेके चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। दूसरी बच्चों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, अपना टैग बड़ा लगाना, कभी भी टैग छोटा मत लगाना। बाजार में जो चीज मिलती है, जैसे मेरा जैकेट है,
यदि मैं इसका 999 रुपये रेट रखूंगा तो इसकी 999 रुपये मैक्सिमम बिकेगा, परंतु उसकी रेट यदि मैंने 9,999 रुपये रख दी तो ये 9,999 के अंदर बिकने वाला है। समझ में मेरी बात को? तो लक्ष्य बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। यदि आपने टारगेट बड़ा रखा, लक्ष्य बड़ा रखा, तो आप उसके नजदीक पहुंचने की स्थिति के अंदर आ जाओगे। यदि आपने लक्ष्य छोटा रखा तो आपको कहीं ना कहीं उस लक्ष्य के पास में फिर बड़ी छलांग लगाने की स्थिति के अंदर आप नहीं आ पाएंगे। तो इसके रूप में भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। टैग हमेशा बड़ा लगाए, कभी छोटा टैग न लगाएं। 99 रुपए का टैग न लगाएं, छोटा टैग लगाएंगे तो उसकी आपकी बाजार में वैल्यू उसी हिसाब से देखिए। मतलब बाजार जिस फील्ड के अंदर आप जाने वाले, जिस जगह पे आप अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, वहां पर आपको बड़ी स्थिति के अंदर आना पड़ेगा। दूसरी चीज, टैग आपने बड़ा लगा लिया परंतु अहंकार ना करें। कई बार क्या होता है कि कई सारी चीजें आ गई, अभी 80% आ गई, अरे क्या है मेरी 80, मेरी 97 आ गई। 97 वाले बच्चे भी हमारे बीच में, तो टैग बड़ा लगा लिया आपने कि 99% आ गई, तो 99% आ तो गई आपकी, तो 99% आने के बाद 97% है कंपटीशन। अभी आपके 99 वाले भी लोग आपके कंपटीशन में आने वाले हैं। तो इसलिए कभी भी अहंकार ना करें, हमेशा अध्ययनरत रहें, कभी भी अपने आप को पीछे न छोड़ें, आगे बढ़ने का काम करें। आगे बहुत सारे कंपटीशन आने वाले हैं आपके, क्योंकि अभी पढ़ाई करते करते आपको बहुत सारी चीज़ें अंदर ही इंटरनल पढ़ाई के साथ साथ और भी कंपटीशन की तैयारियां आपको बहुत सारी करनी पड़ेगी। और सोचें तो कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचें, देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। यदि देश के बारे में सोचेंगे, अपने शहर के बारे में सोचेंगे, अपने दर्द को समझेंगे, शहर के दर्द को समझेंगे। आज सम्मानित हुए हैं, आज सम्मानित होने के बाद आपको सम्मानित होने के लिए इसी तरीके के मंच के ऊपर आपको आगे लोगों को सम्मानित करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये लक्ष्य भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आज हम सम्मानित हो गए तो हमारा कोटा पूरा हो गया। आने वाले समय के अंदर, आने वाला जो भविष्य है वो आप हो, क्योंकि हम रहे ना रहे, परंतु कहीं ना कहीं वर्किंग अपनी चालू रहनी चाहिए। इस रूप से हमेशा अपने आप को रखें। बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखें, और यदि आपको कुछ अभिभावक कह रहे हैं उनको आपको सुने। कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे अनुभव, जो माता पिता का अनुभव है, हमारे दादा दादी का जो अनुभव है, उसको साइड में कर देते हैं। ठीक है, आपको तकनीकी दृष्टिकोण से आप बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, उनमें 80% आपके माता पिता के 80% नहीं है कि आपके 80% से ज़्यादा आ चुके हैं, परंतु आपके तकनीकी उपलब्ध है। परंतु माता पिता के अनुभव को शेयर करें, उनको समझें। और माता पिताओं से निवेदन है, दादा दादियों से निवेदन है, नाना नानियों से निवेदन है, सब जनों से निवेदन है, ये बच्चे हैं, इनके ऊपर कोई चीज़ थोपे नहीं। जरूरी नहीं इनको थोप दें कि नहीं तेरे को यही बनना है उनका। क्योंकि मैं थोपने की बात इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि कई बार हम अपनी आकांक्षाएं बच्चों के अंदर पूरी करना चाहते हैं, तो बच्चे उस आकांक्षाओं के आसपास नहीं होते, तो उनकी राह बिखर जाती है। क्योंकि इन बच्चों के साथ में ये सारा मोबाइल का टेक्निक, इनके हाथ में मुट्ठी पूरी दुनिया इनके पास में। इनको अमेरिका के बारे में देखना है तो 1 मिनट में ही बच्चे देख सकते हैं। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन बच्चों को कहीं ना कहीं इन विषय के अंदर सहयोग करें, इन बच्चों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। बच्चों, मैं बस क्योंकि वक्ता काफ़ी है और मैं अपना बहुत ज़्यादा समय ले चुका हूँ। दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, नानी नानी और नाना, बुआ, या आप अकेले इस सबकी गुरु, आपके गुरु, ये नहीं आपकी कामयाबी में आप अकेले हैं। इन लोगों का, अपने परिवार के बड़े भाई का, बड़ी बहन का कहीं ना कहीं आपको सहयोग है। मैं यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।